हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, वर्तमान समय में बीपीएससी टीआरई 3 और 4 को टारगेट करके इसके जीके जीएस के कंप्लीट सब सिलेबस को यहां पर पढ़ाया जा रहा है, जिनमें से कुछ सब्जेक्टों का कुछ प्रैक्टिस सेट कराया जा चुका है और कुछ सब्जेक्टों का कराया जा रहा है। और ये प्रश्न एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित प्रश्न है और ये प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और यूट्यूब पर पहली बार ये हो रहा है कि आप लोगों का कंप्लीट जीएस का प्रत्येक सब्जेक्ट का निचोड़ दिया जा रहा है। आप लोग जुड़ करके अपने परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आज हम लोग कंप्लीट ज्योग्राफी को देखेंगे और क्लास नंबर आज 1 रहेगा। ये प्रश्न जो है पीआरटी 6 to 8, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट और सीटेट पेपर 2 सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएससी जीडी, पुलिस, जहां भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, आप लोगों की सुविधा के लिए पीडीएफ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल लर्न विथ इंडिया ऑफिशियल पर जाकर के रेगुलर बेस पे पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, भूगोल में हम लोग भारत का भूगोल, सौरमंडल, अक्षांश देशांतर, महाद्वीप, महासागर व जीव, प्राकृतिक संपदा, पर्वत, नदियां और प्राकृतिक संरचना और जो बचेंगे विविध में सभी प्रश्नों को कराया जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि आप लोग इन वीडियो के क्रम को सीरीज को कंप्लीट देख लेंगे तो भूगोल से आने वाले प्रश्न कभी भी गलत नहीं होंगे, इससे कहीं अलग नहीं जाएंगे। ये सीरीज टॉप 500 एमसीक्यू के माध्यम से ये कंप्लीट भूगोल का सब्जेक्ट विषय कवर किया जाएगा। चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मेन टॉपिक पर जाने से पहले हमारा आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के कुल क्षेत्रफल का स्थलीय भाग कितना प्रतिशत है? जो भारत का क्षेत्रफल है, संसार के कुल क्षेत्रफल का स्थलीय भाग कितना प्रतिशत है? 4.2, 2.4%, 3.3, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का क्षेत्रफल जो है संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के कुल क्षेत्रफल का के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। प्रश्न नंबर दूसरा है, भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? 5, 7, 4, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। आइए जान लेते हैं कि वो कौन कौन से 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। भारत के 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय मैदान, मध्य का मध्यवर्ती मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। भारत को 4 प्रमुख प्राकृतिक प्रदेशों में किन किन में बांटा गया है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्तीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, तटवर्तीय मैदान व द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 3 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने देशों में के बाद भारत का नंबर आता है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने देशों के बाद भारत का नंबर आता है? 5, 6, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत 7वां स्थान रखता है, लेकिन इससे 6 बड़े देश हैं। 6 देशों के बाद भारत का नंबर आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर भी सही होगा। यदि आप लोग प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो उत्तर सी लगाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कितने देशों के बाद भारत का नंबर आता है? 6। 7वां नंबर पर है, लेकिन 6 देशों के बाद इसका नंबर आता है। वो कौन से 6 देश हैं जो भारत से बड़े हैं? भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत से 6 बड़े देश हैं। कौन कौन है? रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन कौन, एक बार और देख लेते हैं। रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? प्रश्न दिया है, हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर तथा वलयों की तीव्रता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5, 7, 4,
उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय को निर्माण की आयु के आधार पर एवं वलयों की तीव्रता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिमालय को 4 समानांतर संरचनात्मक क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है बृहद हिमालय और तीसरा है लघु हिमालय, चौथा है बाह्य हिमालय। तो ट्रांस हिमालय को तिब्बत का क्षेत्र वाला ट्रांस हिमालय होता है और जो बृहद हिमालय है वो महान हिमालय को बृहद हिमालय कहा जाता है। लघु हिमालय मध्य हिमालय को कहा जाता है और बाह्य उप हिमालय शिवालिक हिमालय को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 5500 मीटर, 7000 मीटर, 6000 मीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो महान हिमालय की औसत ऊंचाई है 6000 मीटर ऊंची है। औसत ऊंचाई पूछा है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की वर्तमान ऊंचाई 8848.86, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे छूट गया है। 8848.86 घोषित किया गया है। प्रश्न ये भी बनता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में पाया जाता है? तो महान हिमालय में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 6 है, हिमाद्री किसे कहते हैं? महान हिमालय को, लघु हिमालय को, ट्रांस हिमालय के उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हिमाद्री महान हिमालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें लगभग 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक उच्च शिखर पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, हिमालय के नाम से संबंधित किया जाता है। प्रश्न दिया है, हिमालय के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? ट्रांस हिमालय को, मध्य हिमालय को, शिवालिक हिमालय को, उपयुक्त में से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हिमालय के नाम से मध्य हिमालय को संबोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। लघु हिमालय को प्रश्न दिया है, हिमालय के नाम से किसे संबोधित करता है? मध्य हिमालय। लघु हिमालय को हिमाचल हिमालय, मध्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है, शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई है 1100 से 1300 मीटर के मध्य, 900 से 1000 मीटर के मध्य, 1000 से 1500 मीटर के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक श्रृंखला की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है जिसकी औसत ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। हालांकि शिवालिक हिमालय की ऊंचाई प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। जो शिवालिक हिमालय श्रेणियां हैं इसकी ऊंचाई में प्रादेशिक भिन्नता पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, दोस्तों आप लोगों से मैं एक बार और गुजारिश करती हूँ, ध्यान दिलाती हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो के अंत में आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसके साथ साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न नंबर 9 है, शिवालिक हिमालय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय, महान हिमालय। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय, उप हिमालय या हिमालय पदीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिमालय का 3 नाम है, कौन कौन? बाह्य हिमालय, उप हिमालय और हिमालय पदीय हिमालय। प्रश्न नंबर 10 है, मध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 1100 से 1500 मीटर के मध्य, 3700 से 4500 मीटर के मध्य, 2500 से 2000 मीटर के मध्य। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य होती है और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई तक होता है। मध्य हिमालय की ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के मध्य होता है तथा इसकी औसत चौड़ाई 80 से 60 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 11 है, मध्य हिमालय क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? मध्य जो हिमालय है उसके क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान को क्या कहा जाता है? भावर, पटकाई, मर्ग। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो मध्य हिमालय के क्षेत्र में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं उन्हें मर्ग कहा जाता है।
मध्य हिमालय की ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग कहा जाता है, और उन्हीं छोटे छोटे घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रश्न नंबर 12 है, पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय में अवस्थित है? मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, महान हिमालय, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो पीर पंजाल श्रृंखला मध्य हिमालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखला भी मध्य हिमालय में अवस्थित है। प्रश्न सीधा सीधा बन जाता है कि धौलाधर और महाभारत की श्रृंखलाएं किस हिमालय में स्थित है? तो मध्य हिमालय में। और पीर पंजाल भी मध्य हिमालय का ही भाग है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा महान हिमालय में स्थित नहीं है? पालघाट, नथुला, सिपकिला, उपरोक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो पालघाट दर्रा है यह महान हिमालय में स्थित नहीं है। नाथुला और सिपकिला ये दोनों स्थित हैं। पालघाट दर्रा केरल राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट पर। दोस्तों, यदि आप लोग दर्रों से संबंधित प्रश्नों को हल करना चाह रहे हैं तो मैं इसका एक कंप्लीट वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड की हूँ, जिसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में भी पिन करूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पिन करूंगी। आप लोगों को जहाँ से सुविधा होगी वहाँ से आप लोग वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। वहाँ पर मैं सभी दर्रा को कंप्लीट करवाई हूँ। महान हिमालय में स्थित प्रमुख दर्रे में जोजिला दर्रा जो लद्दाख में है, बाड़ा लाचा और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, थागा, माना, नीति और लिपुलेख उत्तराखंड में है, जबकि नाथुला सिक्किम राज्य में स्थित है, और पालघाट केरल राज्य के पश्चिमी घाट में अवस्थित दर्रा है। एक बार और देख लेते हैं। महान हिमालय में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं? जोजिला लद्दाख में स्थित है, बाड़ा लाचा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, माना, नीति और लिपुलेख ये उत्तराखंड में है, और नाथुला सिक्किम में है, और पालघाट केरल राज्य में स्थित है। प्रश्न नंबर 14 है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, उपरोक्त में से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। खैबर दर्रा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के कब्लिस्तान मैदान के मध्य हिंदू कुश श्रेणियों में सफेद कोह पर्वत श्रृंखला है में स्थित है। इस दर्रे के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन संभव है। यदि खैबर दर्रा नहीं होता तो उत्तरी महाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन करने में बहुत ही कठिनाई होती। आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न नंबर 15 है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में, अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है जो अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो बैरन द्वीप है भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। बैरन का अर्थ होता है बंजर, जहाँ कोई नहीं रहता हो। इस द्वीप पर भी कोई मानव बसाव नहीं है। दोस्तों, इस तरह हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। दोस्तों, मैं जो बताई हूँ कि भूगोल को हम लोग भारत का भूगोल, सौरमंडल, अक्षांश, देशांतर, महाद्वीप, महासागर, जीव, प्राकृतिक संपदा, पर्वत, नदियाँ और प्राकृतिक संरचना, पृथ्वी की संरचना, इसका मान लीजिए आज हम लोग भारत के भूगोल को कवर किए, कल सौरमंडल को कवर करेंगे। इसी तरह करके 9 वीडियो आएगी, जिससे कंप्लीट 10 वीडियो आएगी, जिसमें विविध जो छूटा उटा रहेगा प्रश्न उनको इंक्लूड करके कंप्लीट करवा दूंगी। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर एक बार और गुजारिश करती हूँ, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि 1-2 अपने मित्रों को शेयर कर दूँ, और इसके साथ साथ कमेंट तो ज़रूर करिएगा कि आप लोग किस सब्जेक्ट पर वीडियो बनवाना चाह रहे हैं, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।